चलिए, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ आफ्ताब आलम। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का SST महामैराथन क्लास होगा। और इस महामैराथन क्लास को अगर आप देख लें तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको 40 से 45 नंबर बोर्ड एग्जाम में बहु देखने को मिल जाएंगे आसानी से, अगर आप ये पूरा का पूरा महामैराथन क्लास देख लेते हैं तो। इस महामैराथन क्लास का एक कोटेशन हमने दिया, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। और जाहिर सी बात है कि अगर मार्क्स अच्छे चाहिए तो रातों को अपनी नींदों को खराब करना पड़ेगा, तभी मार्क्स आएंगे। बातों से केवल कुछ नहीं होता। तो ये जो महामैराथन क्लास है ये केवल लिखित वाला महामैराथन क्लास होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का ऑलरेडी मैं महामैराथन क्लास डाल चुका हूँ यूट्यूब पे। अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, वहां से आप जा करके ओपन करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे लघुत्तरी क्वेश्चन। महामैराथन क्लास में लघुत्तरी क्वेश्चन कितने आते हैं। तो आपके बोर्ड एग्जाम में लघुत्तरी क्वेश्चन 16 नंबर के आते हैं, और इसके बाद दीर्घ उत्तरी जो है 24 नंबर के आते हैं। बोर्ड एग्जाम में लघुत्तरी 16 नंबर के और दीर्घ उत्तरी 24 नंबर के। आई थिंक हमको लगता है ये 40 नंबर हो गया। 10 नंबर का मैप से आता है 50 हो गया, और 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है 70 हो गया। 30 नंबर का आपका बोर्ड से मिलता है 100 हो गया। ये इसका फॉर्मेट है। 16 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 16 नंबर का लघुत्तरी क्वेश्चन, 24 नंबर का दीर्घोत्तरी क्वेश्चन, 40 नंबर हो गए। 10 नंबर का मैपिंग करने के लिए, 5 नंबर का इतिहास से, 5 नंबर का भूगोल से। उसके बाद 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव 70 हो जाएंगे, और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है जो स्कूल में दिया जाता है, 100 नंबर हो गया। अब इसमें ये समझना है कि ये जो 16 नंबर है, बहुत सारे बच्चे यही कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये 16 नंबर है, इस 16 नंबर में आता क्या है। तो आपको ये जानना होगा कि 16 नंबर में आता क्या है। हर 4-4 नंबर डिवाइड है। आपकी जो SST की किताब है, उस SST की किताब में 4 किताबें चलती हैं। 4 किताबें, जैसे एक हिस्ट्री चलता है, इतिहास, फिर उसके बाद नागरिक शास्त्र, फिर उसके बाद भूगोल, फिर उसके बाद अर्थशास्त्र। इतिहास से लघुत्तरी में 4 नंबर के आने हैं, नागरिक शास्त्र से लघुत्तरी में 4 नंबर के आने हैं, भूगोल से भी 4 नंबर के आने हैं, और उसके बाद अर्थशास्त्र से भी 4 नंबर के आने हैं। इसी तरीके से 6-6 नंबर का इससे भी आता है। 6 नंबर का इतिहास से, 6 नंबर का भूगोल से, 6 नंबर का अर्थशास्त्र से, 6 नंबर का नागरिक शास्त्र से। तो बच्चे अगर ये कंफ्यूज होंगे तो इस कंफ्यूजन को पहले ही दूर कर लें कि 10 नंबर से आपका इतिहास से आना है, 10 नंबर का भूगोल से, 10 नंबर का अर्थशास्त्र से, और 10 नंबर का नागरिक शास्त्र से। टोटल 40 नंबर हो गए। 5 नंबर के इतिहास के मैपिंग से, 5 नंबर के भूगोल के मैपिंग से 50 हो गए, और 20 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव आता है वो 5 नंबर का इतिहास से, 5 नंबर का भूगोल से, 5 नंबर का नागरिक शास्त्र से, और 5 नंबर का अर्थशास्त्र से। ये आपका किताब का फॉर्मेट है। तो चलिए आज सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन समझते हैं कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ और किसने किया। पहला क्वेश्चन ये है कि जर्मनी का एकीकरण जो है कब हुआ और किसने किया। तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था 18 जनवरी 1871 ईस्वी को, यानी 18 जनवरी 1871 ईस्वी को जर्मनी का एकीकरण हुआ। और क्यों हुआ था, वजह क्या था। एक बात थी, जब सीडान युद्ध के बाद दक्षिण जर्मनी जीत गया था। युद्ध हुआ था सीडान से, और सीडान युद्ध के बाद दक्षिण जर्मनी और सीडान में युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध के दौरान जर्मनी जो था, जो सीडान युद्ध के बाद जो जर्मनी था वो 4 राज्यों में बट गया। क्योंकि आप जानते हैं युद्ध होता है तो या तो देश जीतता है या तो हारता है। तो यह जो दक्षिण जर्मनी राज्य था वो हार गया, और हार गया तो इसका जो राज्य था वो 4 राज्यों में बट गया। और किन राज्यों में बटा, तो एक का नाम था बवेरिया राज्य, दूसरे का नाम था बादेन राज्य, और तीसरे का नाम था वुर्टटर्मबर्ग राज्य, और चौथे का नाम था हेंस राज्य। इन 4 राज्यों में बट गया। इसके बाद हुआ क्या कि जो पर्सिया का महान सेनापति था जिसका नाम था ओटोमैन बिस्मार्क आया, और यहाँ पे क्या किया, जर्मनी पर धावा बोल दिया। आप जब 12th में आएंगे तो आपको एक लेसन मिलेगा, द लास्ट लेसन, अंग्रेजी में। आप जब 12th में आएंगे पढ़ने के लिए तो वहां आपको एक लेसन मिलेगा, द लास्ट लेसन। पहले लेसन का ही नाम है द लास्ट लेसन, और इसे लिखे हैं अल्फांस डाउडेट जी। इस लेसन में इसकी स्टोरी आपको पता चल जाएगा कि इसकी स्टोरी क्या है। ओटोमैन बिस्मार्क क्या करता है, जर्मनी पर धावा बोल देता है, और जब जर्मनी पे धावा बोलता है तो करता क्या है कि वहां पे जो भी फ्रांस भाषा पढ़ाया जाता है, फ्रांस के 2 शहर में, अल्सेक और लॉरेंस शहर में, ये धावा बोल देता है और उनको पुनः जीत लेता है, और वहां पे जर्मन क्या करता है, लागू कर देता है, फ्रांस को हटा देता है। तो आपको जानना क्या था कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। जर्मनी का एकीकरण 18 जनवरी 1871 ईस्वी को हुआ। क्यों हुआ था, जब सीडान युद्ध हुआ था
तो जो दक्षिण जर्मनी था वो 4 राज्यों में बट गया। किन किन राज्यों में? बवेरिया राज्य में, हेंस राज्य में, बूटर्मबर्ग राज्य में और बादेन राज्य में। और क्यों हुआ था? तो ये ओटोमैन बिस्मार्क एक आदमी था जो पर्सिया का सेनापति था, वो आया और आने के बाद ये इस पे आक्रमण कर दिया और यहाँ अपना शासन करने लगा। तो इस पे आक्रमण किसने किया? ओटोमैन बिस्मार्क ने। और कब ये हुआ था? 18 जनवरी 1871 ईस्वी को। दो बातें अगर इससे एग्जाम्पल यानी बोर्ड एग्जाम में पूछता है, यही पूछता है ज्यादातर कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ और किसने किया। तो जर्मनी का एकीकरण ये सन है, इस सन में हुआ था। किसने किया था? ओटोमैन बिस्मार्क ने। क्लियर? फ्रांस की क्रांति। और फ्रांस की क्रांति भी आपको जानना जरूरी है क्योंकि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, कब समाप्त हुआ था और किसके काल में ये हुआ था। ठीक है, और फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे और फ्रांस की क्रांति का क्या उद्देश्य था, कुछ बातें ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए, फ्रांस की क्रांति जो है, पहली बात तो फ्रांस का जो प्राचीन नाम है उसका नाम था गाल। अगर कोई आपसे पूछे भाई गाल क्या है तो आप याद रख लीजिएगा भाई फ्रांस का नाम था गाल। कब? बहुत समय पहले प्राचीन नाम था। प्राचीन नाम फ्रांस को कहते थे, गाल नाम से पुकारते थे। तो फ्रांस की जो प्राचीन नाम तो क्या था? गाल नाम था। ठीक है, और फ्रांस की क्रांति हुआ कब था? तो फ्रांस की क्रांति हुआ था 5 मई 1789 ईस्वी को। 5 मई 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति हुआ था। और किसके दौरान हुआ था? उस समय जो वहां का शासक था उसका नाम था लुईस 16वां। लुईस 16वें के काल में फ्रांस की क्रांति हुआ था 5 मई 1789 ईस्वी को। और फ्रांस की क्रांति कब समाप्त हुआ? 9 नवंबर 1799 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति क्या हुआ? समाप्त हो गया। और फ्रांस की क्रांति हुआ क्यों था, क्या कारण था? तो जो फ्रांस की क्रांति था उसके बहुत सारे कारण थे। जैसे पहला कारण आता है कि जनता का आर्थिक शोषण। फ्रांस की क्रांति का पहला मेन कारण था जनता का आर्थिक शोषण होता था। जैसे फ्रांस का जो लुईस 16वां था, जो भी वहां की गरीब जनता था उनसे ज्यादा पैसा वो चार्ज करता था, ज्यादा पैसा लेता था किसी चीज को करने के। जैसे प्राचीन समय में जो राजा महाराजा लोग होते थे वे लोग करते क्या थे, जितने भी गरीब घरानों के लोग थे, चाहे अपने समाज से अपनी प्रजा से, वे लोग कर वसूलते थे। तो जब कर वसूलते थे, कर माने पैसा वसूलते थे, ये लोग पैसा वसूलते थे। तो जैसे जो गरीब लोग थे उनके पास पैसा नहीं होते थे, फिर भी उन्हें जबरन पैसा देना पड़ता था। तो इससे जनता का जो आर्थिक शोषण था वो बहुत ज्यादा होने लगा, जिसकी वजह से जनता आक्रोश में आई और वह क्रांति लाई। उसके बाद राजाओं की मनमानी। जैसा कि मैंने बताया कि राजा जो चाहता था वही करता था। जैसे राजा चाहता था कोई नया नियम बनाना है तो नियम बनाता था, लेकिन वो प्रजा के हित में नहीं रहता था, जैसे मर्जी वैसे अपनी शासन को चलाता था, जिससे वहां की जनता क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा तंग आ गई थी, बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, एकदम डिस्टर्ब हो गई थी राजा के शासन से। इस वजह से वहां की जो जनता थी, फ्रांस की जनता एकत्रित हुई और राजा के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। अगला, उच्च वर्ग को विशेष अधिकार। फ्रांस की क्रांति का मेन उद्देश्य ये था कि जो उस समय के लोग थे, जो धनी घराने के लोग थे, जो उच्च कास्ट में पैदा हुए, उच्च कास्ट में पैदा होने का, जैसे मान लीजिए जो ब्राह्मण में पैदा हो गए, जो छात्री में पैदा हो गए, उनको नौकरी में विशेष अधिकार दिया जाता था। लेकिन जो निम्न जाति में पैदा होते थे, जैसे मान लीजिए धोबी खानदान से बिलोंग करते हैं, जैसे मान लीजिए पासवान खानदान से बिलोंग करते हैं, या तो आप जैसे मान लीजिए यादव खानदान से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे खानदान से बिलोंग करने वाले लोगों को ज्यादा विशेष अधिकार नहीं दिया जाता था, इन्हें ज्यादा छूट नहीं दिया जाता था। और इसी की वजह से जो निम्न जाति के लोग थे, जो दबे कुचले लोग थे, वो क्या किए, फ्रांस के जो राजा थे लुईस 16वां, उनके खिलाफ बगावत शुरू कर दिए। अगला है सेना में असंतोष। जो सेना थी उस समय फ्रांस की, अब उसमें असंतोष क्यों आ गया? क्योंकि आप जानते हैं कि जब उच्च वर्ग को विशेष अधिकार दिया जाएगा और निम्न वर्ग को कोई विशेष अधिकार नहीं मिलेगा, उच्च वर्ग को ज्यादा वेतन दिया जाएगा। और जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, एक उच्च वर्ग का है, उच्च वर्ग निम्न वर्ग होता ही नहीं कुछ वास्तविक में अगर कहा जाए तो, जैसे मान लीजिए एक ब्राह्मण है और एक पासवान है, तो अगर ये दोनों लोग हैं तो जहां पर ब्राह्मण को पैसा ज्यादा चार्ज किया जाता था और पासवान को पैसा कम दिया जाएगा, तो जो सेना थी वह जो सेना थी, सेना में क्या होने लगा, धीरे धीरे असंतोष की भावना फैलने लगी और वे लोग मानने लगे कि भाई जो लुईस है, जो 16वां है, वो क्या कर रहे हैं, वो लोगों के खिलाफ वो भेदभाव कर रहे हैं कि जो उच्च जाति के उन्हें ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, जो निम्न जाति के उन्हें कम पैसा मिलना चाहिए। और फ्रांस की क्रांति का एक नारा था, लोगों ने, जो जनता थी वहां की, वह नारा क्या दी थी कि यह जो फ्रांस है ऐसे राजा के शासन से मुक्त होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए और समानता होनी चाहिए, सब में किसी में असमानता नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए और बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। बंधुत्व की भावना का मतलब सब में भाईचारा होना चाहिए। ये नारा दिए थे कौन? वहां की जनता ने नारा दिया था कि फ्रांस की क्रांति का ये नारा था, भाई हमारा हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई का मेन उद्देश्य क्या है कि हम सभी लोग, जितने भी यहाँ के गरीब लोग हैं, सभी के सभी स्वतंत्र रहें, आजाद रहें और हम लोगों के बीच समानता रहे। जैसे हम लोगों के बीच भेदभाव न हो, जो भी भेदभाव राजा दिखा रहे वो भेदभाव समाप्त हो जाए।
और हम लोगों के बीच क्या हो, विश्व बंधुत्व की भावना बनी रहे, भाईचारा की भावना बनी रहे। और फ्रांस की क्रांति का उद्देश्य क्या था, तो फ्रांस की क्रांति का पहला उद्देश्य था राजशाही को समाप्त करना। जो राजा शासन कर रहे थे उस राजा की शासन को क्या करना, पूरी तरीके से नस्ता नाबूद करना, पूरी तरीके से समाप्त कर देना, खत्म कर देना। ये पहला उद्देश्य था वहां के लोगों का। दूसरा, लोकतांत्रिक सरकार के लिए मार्ग प्रशस्त करना। लोकतांत्रिक, अभी जब हम आपको पढ़ाएंगे उसमें नागरिक शास्त्र में, तो लोकतंत्र के बारे में बहुत डिटेल आपको बताएंगे। तो लोकतांत्रिक सरकार के लिए मार्ग प्रशस्त करने का मतलब, जैसे उस समय नेपोटिज्म था। नेपोटिज्म आप समझते हैं क्या होता है? नेपोटिज्म भाई भतीजावाद, समझ रहे हैं ना। जैसे फ्रांस की क्रांति जैसे जो थी वहां का लुईस 16वां, तो इसके बाद इसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा। तो ये जो शासन चल रही थी, इस शासन व्यवस्था को क्या करना, पूरी तरीके से खत्म कर देना। अब वहां लोकतांत्रिक सरकार बनाना। लोकतांत्रिक सरकार बनाने का उद्देश्य है कि लोगों के द्वारा, जैसे लोग हैं वो, जो लोग हैं वो अपना राजा चुने। अगर लोग पसंद करते हैं किसी राजा को तो वह राजा चुना जाएगा, नहीं तो नहीं चुना जाएगा। तो इसका उद्देश्य ये था लोकतांत्रिक सरकार के लिए मार्ग प्रशस्त करना। अब क्वेश्चन आता कैसे, क्वेश्चन समझ लीजिए। आता है कि फ्रांस की क्रांति का प्राचीन नाम गाल। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 5 मई 1789 को। फ्रांस की क्रांति कब समाप्त हुई? 9 नवंबर 1799 को। फ्रांस की क्रांति जब हुआ था उस समय उसका राजा कौन था? लुईस 16वां। फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे? तो ये बहुत सारे कारण हमने आपको दिया। फ्रांस की क्रांति का क्या नारा था? फ्रांस की क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना बनाए रखना। और फ्रांस की क्रांति के क्या उद्देश्य थे? और अगर इसका एक तरीके से क्वेश्चन आता है तो ऐसे आता है, फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसके क्या कारण थे और इसके क्या उद्देश्य थे। क्लियर? बंद करिए, जोड़ना तो चालू है, ऑन है, बंद कर। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो लघुत्तरी में आता है, ब्रेटन वुड्स समझौता। और ब्रेटन वुड्स समझौता क्या था, जरा से इसके बारे में जान लीजिए। इससे क्वेश्चन आते क्या है, इससे क्वेश्चन आता है ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है, और ब्रेटन वुड्स समझौता कब हुआ था, ब्रेटन वुड्स समझौता कहाँ हुआ था, इसके क्या उद्देश्य हैं और किस कारण ये हुआ था। कई चीजें हमने आपको इसमें अभी बताएंगे कि देखिए ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था 1 जुलाई 1994 को। जो ब्रेटन वुड्स समझौता था वह 1 जुलाई 1994 को हुआ था। और यह कब समाप्त हुआ? जो समझौता था वह समाप्त हुआ 22 जुलाई 1994 को। 1 जुलाई को समझौता शुरू हुआ और समझौता होने में कितना टाइम लग गया? ओह 1944 है, 1 जुलाई 1944। क्या बता दिए थे? 94। तो 1 जुलाई 1944 है और 22 जुलाई 1944 तक ये हुआ था। ठीक है। अब ब्रेटन वुड्स समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक शहर है न्यू हैम्पशायर, और न्यू हैम्पशायर में एक छोटा सा इलाका है जहां पर ब्रेटन वुड्स कहा जाता है। ठीक है, वहीं पे ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था। कहाँ हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर के एक छोटा सा इलाका है जहां पर ब्रेटन वुड्स, वहीं पर ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था। तो ब्रेटन वुड्स समझौता को एक और नाम से जाना जाता है, ब्रेटन वुड्स ट्विन नाम से जाना जाता है। इसे ब्रेटन वुड्स समझौता को हम ब्रेटन वुड्स ट्विन नाम से जानते हैं। ट्विन माने होता है जुड़वा। ठीक है, ब्रेटन वुड का जुड़वा भी इसे कहा जाता है, ब्रेटन वुड्स ट्विन भी कहा जाता है। इसके उद्देश्य क्या थे? ब्रेटन वुड्स समझौता के उद्देश्य क्या थे? तो औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता तथा पूर्ण रोजगार बनाए रखना, इसके लिए राष्ट्रीय मुद्राओं व्यवस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया। इसी को ब्रेटन वुड्स समझौता किया गया, ये कहा गया। तो अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा हम इसको बैक लेके चलते हैं, समझ में आएगा। देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था सन 1939 से 1945 तक, तो उस समय जो भी पूरा दुनिया था वो सभी दुनिया के पास, यानी लगभग कह लीजिए तो लगभग हर देश के पास पैसे की तंगी आ गई थी। जब युद्ध होगा तो जैसे आप जाहिर सी बात है, युद्ध होता है तो जन धन सबकी हानि होती है, लोगों की भी हानि होती है, पैसे की भी हानि होती है। तो जब युद्ध हुआ था तो बहुत ज्यादा पैसा नुकसान हो गया था। तो वहां पे एक वर्ल्ड बैंक की स्थापना किया गया। वर्ल्ड बैंक अमेरिका में स्थापना किया गया। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक अमेरिका में जब स्थापना किया गया तो यह बैंक ये कहा कि भाई जिसको जिसको प्रॉब्लम है, ठीक है, जिस देश को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अगर कोई समस्या उत्पन्न हुआ है, आर्थिक स्थिति उसकी खराब हो गई है, तो वह वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले सकता है। और वर्ल्ड बैंक कहाँ था? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। यह क्या करता था? उन्हें कर्जा देता था, पैसा देता था। और क्यों पैसा देता था? जिससे उद्योग हो सके, और उद्योग होगा तो विश्व की आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी? सुधर जाएगी। इसीलिए ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ। समझौता किसने किया था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लोगों ने किया था। क्लियर हुआ? एक बार फिर से समझ लीजिए, ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था 1 जुलाई 1944 को, समाप्त हुआ 22 जुलाई 1944 को। और हुआ कहाँ था? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के न्यू हैम्पशायर का एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स, वहीं पर यह समझौता हुआ था। और होने का कारण क्या था?
जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है पूरे संपूर्ण देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो पूरा खराब हो गया था। तो आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक विश्व बैंक की स्थापना किया गया, वर्ल्ड बैंक की स्थापना किया गया, और यह स्थापना हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो अमेरिका के लोगों ने कहा कि भाई औद्योगिक विश्व में यानी विश्व में जो उद्योग है उसका विकास करने के लिए आप लोग हमसे क्या करिए, राष्ट्रीय मुद्रा लीजिए और अपना रोजगार बढ़ाइए। ठीक है, इसलिए यह समझौता हुआ था। हो गया। देखिए अगला जो क्वेश्चन आता है हमारा आता है खनिज संरक्षण की आवश्यकता। और खनिज संरक्षण की आवश्यकता क्या है? थोड़ा सा आप उदास लग रहे हैं तो एक जोक सुन लीजिए। उदास है तो एक जोक सुनेंगे, शायद आपके चेहरे पे मुस्कुराहटें आ जाएंगी। एक लड़का था, बड़ी देर से एक लड़की को देख रहा था, तो शायराना अंदाज में कहता क्या है, वो कहता है अर्ज किया है जरा गौर फरमाइएगा, अर्ज किया है जरा गौर फरमाइएगा, जब देखा उन्होंने तिरछी नजर से, जब देखा उन्होंने तिरछी नजर से कसम खुदा की मदहोश हो गए हम, जब देखा उन्होंने तिरछी नजर से कसम खुदा की मदहोश हो गए हम, पर जब पता चला वो तिरछे ताकती हैं तो क्या बेहोश हो गए हम। और इसको देखते हैं, देखिए खनिज संरक्षण की आवश्यकता क्या है। देखिए खनिज संरक्षण होता क्या है? खनिज संरक्षण में होता है बचाव। कभी कभी जो शब्द होते हैं वही नहीं समझ में आते कि हमें लिखना क्या है। देखिए संरक्षण का मतलब होता है सेव करना, बचाव करना। ठीक है, तो खनिजों की बचाव की आवश्यकता क्यों है? तो पहला चीज, खनिज जो संरक्षण की आवश्यकता वो होता क्या है कि खनिज जो है उद्योग और कृषि, जो खनिज की आवश्यकता, खनिज संरक्षण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि उद्योग और कृषि दोनों के दोनों खनिजों पर निर्भर रहते हैं। पहला चीज इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि उद्योग, जो भी उद्योग हैं, बड़े उद्योग जैसे लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, ठीक है, ये जो भी उद्योग हैं, ये उद्योग और कृषि, जो भी हम कृषि करते हैं, जैसे फसल बोते हैं, जो भी अनाज उगाते हैं, कृषि करते हैं, तो उद्योग और कृषि खनिजों पर ही निर्भर रहते हैं। इस वजह से खनिज संरक्षण की आवश्यकता है। दूसरा, खनिजों की जो संरक्षण है वो लाखों वर्षों से होता आ रहा है। लोग खनिजों का लोग बचाव कर रहे हैं, और इसकी अतिरिक्त जो खनिजों की प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा धीमी चल रही है। ठीक है, इसकी वजह से, इतना धीमी होने की वजह से, इसकी उत्खनन ज्यादा होने से, उत्खनन का मतलब होता है ज्यादा खुदाई करने से। ठीक है, जो धरती है, इस धरती में ज्यादा खुदाई करने से धरती की जो गुणवत्ता वो क्या हो जा रही है, धीरे धीरे कम हो जा रही है। जैसे मान लीजिए आप इस्तेमाल करते हैं, खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो खाद के इस्तेमाल से हमारी जो भूमि है वो धीरे धीरे क्या हो जा रही है, बंजर बन जा रही है, जिसकी वजह से अब देखने को ये मिल रहा है कि बिना खाद के फसल उत्पन्न होते ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि खनिजों की संरक्षण के लिए, अगर खनिज को हम निकालने के लिए जमीन को ज्यादा खुदाई करेंगे तो इसकी वजह से जमीन की मिट्टी की गुणवत्ता में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी। और यही कुछ कारण है जिसकी वजह से खनिजों की आवश्यकता है उनको बचाने की। कि खनिजों की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि उद्योग और कृषि खनिज पर निर्भर रहते हैं, लाखों वर्षों से इसका उत्खनन होते चला आ रहा है, इसकी प्रक्रिया बहुत धीमी है, और इस वजह से ज्यादा खुदाई करने से जमीन की जो मिट्टी की गुणवत्ता वो धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, वो कम हो जा रहा है। इसलिए हमें मिट्टी और कृषि को बचाने के लिए, उद्योग को बचाने के लिए खनिज की संरक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा आता है व्यापार से। व्यापार क्या है? जैसे इसमें पूछता क्या कि व्यापार किसे कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और स्थानीय व्यापार में क्या अंतर होता है। इसमें 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे बोर्ड एग्जाम में कि व्यापार किसे कहते हैं, व्यापार क्या होता है, या अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, या स्थानीय व्यापार किसे कहते हैं, और दोनों में अंतर क्या है। तो चलिए समझते हैं व्यापार क्या है। तो व्यापार जो है वह अंग्रेजी शब्द ट्रेड का हिंदी रूपांतरण है। व्यापार जो है अंग्रेजी भाषा ट्रेड का हिंदी रूपांतरण है, और व्यापार का मतलब होता है क्रय विक्रय करना। व्यापार का मतलब होता है क्रय विक्रय करना, और क्रय विक्रय से न समझ में आए तो थोड़ा सा इसका परिभाषा समझिए कि व्यापार होता क्या है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सामानों का क्रय विक्रय करे उसी को हम व्यापार कहते हैं। व्यापार किसे कहते हैं? जब एक आदमी दूसरे आदमी से सामानों का आदान और प्रदान करे उसी को हम क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। तो व्यापार जो होता है वह जो व्यापार किसे कहते हैं, थोड़ा सा मैंने आपको एक बार और बताना चाहूंगा कि व्यापार होता क्या है। कि व्यापार अंग्रेजी भाषा ट्रेड का हिंदी रूपांतरण शब्द है। व्यापार का मतलब होता है क्रय विक्रय करना। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सामानों का क्रय विक्रय करता है तो वह व्यापार कहलाता है, या जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सामानों का आदान प्रदान करता है उसको हम व्यापार कहते हैं।
अब आते हैं इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं और स्थानीय व्यापार किसे कहते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, दो राष्ट्रों के, दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और स्थानीय व्यापार क्या होता है, एक राष्ट्र के अंदर होने वाले व्यापार को हम स्थानीय व्यापार कहते हैं। एक राष्ट्र है और राष्ट्र की सीमाओं के अंदर होने वाला जो व्यापार, जैसे इंडिया है तो केवल इंडिया में सामानों का आदान प्रदान हो रहा है, वो आपका स्थानीय व्यापार है। लेकिन इंडिया जो है चाइना से, ठीक है, साउथ अफ्रीका से, चाहे कहीं और से, यूएसए से, कहीं और से, ठीक है, ऐसे देशों से वह व्यापार करेगा तो वो कौन सा व्यापार होगा, वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार। नाम से ही पता चल रहा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है, जब एक देश दूसरे देश से क्या करे, व्यापार करे, सामानों का आदान प्रदान करे, उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। स्थानीय व्यापार किसे कहते हैं, जब एक देश की सीमाओं के अंदर, एक जो देश है उस देश की जो भी सीमा, जैसे मान लीजिए देश है और मान लीजिए ये इंडिया है, तो इंडिया है तो इस इंडिया, ये जो इसका बॉर्डर है, इस बॉर्डर के अंदर जो व्यापार होगा ये आपका स्थानीय व्यापार होगा। लेकिन अगर बॉर्डर क्रॉस करके ये दूसरा देश है, बॉर्डर क्रॉस करके जब इस व्यापार में जाएगा तो ये कौन सा व्यापार हो गया, अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो गया। क्लियर है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो आता है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। एग्जाम में आता कैसे है, ये पूछता है कि सत्ता की साझेदारी आवश्यक क्यों है, क्यों जरूरी है, इस तरीके से पूछता है। तो सत्ता की साझेदारी है क्या, पहले ये समझ लीजिए, संघर्ष के समाधान की यह एक प्रथा है। जैसे अगर कहीं संघर्ष हो रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए दो लोगों के बीच लड़ाई हो रहा है और उन लड़ाई के बीच आफ्ताब सर गए और उसका समाधान कर दिया, वही सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी क्या है, सत्ता की साझेदारी क्या है, संघर्ष के समाधान की एक प्रथा। अगर कहीं संघर्ष हो रहा है तो उसका निष्कर्ष निकाल दिया गया, उसी प्रथा को हम सत्ता की साझेदारी कहते हैं। और यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहां समाज के सभी वर्गों से लोगों का हिस्सा सरकार में होता है। जैसे यह जो शासन व्यवस्था है वहां समाज के जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी श्रेणी के हो, उच्च वर्ग के, निम्न वर्ग के, किसी भी श्रेणी के हों, उन सभी लोगों का हिस्सा सरकार से जुड़ा होता है। जैसे आप हैं तो आप भी सरकार से क्या हैं, जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त यह किसी देश की गणतंत्र व्यवस्था का मंत्र कहा जाता है। अगर कोई देश है तो उस देश की गणतंत्र व्यवस्था का मंत्र कहलाता है। और सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, तो शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक होता है। लोगों के बीच टकराव कम हो, इस वजह से सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता होती है। समाज के लोगों का बोलबाला कम हो, जैसे समाज में जो बड़े लोग हैं उनका बोलबाला रहता है ना, किसी भी इंसान को मार देते हैं तो उनका बोलबाला क्या हो जाए, कम हो जाए, इसीलिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। सत्ता की साझेदारी से सिर्फ ये समझिए कि इंसान जो है, जैसे हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं कि सत्ता की साझेदारी, एक गाँव होता है तो गाँव में किसी को संभालने के लिए हम चुनते हैं ग्राम प्रधान। अगर ग्राम प्रधान न रहे तो ये बताइए, मार काट होगा तो उनका समाधान कौन करेगा, जो गांव के बड़े लोग रहेंगे वही अपना समाधान कर लेंगे, किसी भी छोटे को मार के चले जाएंगे। लेकिन इसी वजह से हम गांव का एक नेता चुनते हैं, मुखिया, ताकि मुखिया से लोग डरे, ठीक है, मुखिया से डरे, अगर कुछ होगा तो मुखिया इसकी समस्या का समाधान करेंगे, उसी को सत्ता की साझेदारी कहते हैं। सत्ता की साझेदारी क्या है, एक बार फिर से समझ लीजिए, संघर्ष के समाधान की एक प्रथा मानी जाती है। दूसरा चीज, यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहां पर समाज के सभी वर्गों के लोगों का समूह जो है सरकार से जुड़ा होता है। यह एक देश के गणतंत्र व्यवस्था का मंत्र कहलाता है। और सत्ता की साझेदारी शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए समाज में जरूरी है। लोगों के बीच टकराव कम हो, इसलिए सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता पड़ती है। और दूसरा चीज, समाज के लोगों, जो उच्च लोग हैं, उच्च परिवार के लोग हैं, उनका बोलबाला कम हो, इसी वजह से सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सत्ता की। देखिए अगला क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में कि सामाजिक भेदभाव क्या है और इसके क्या कारण है। तो सामाजिक भेदभाव होता क्या है, सामाजिक भेदभाव जो है यह अंग्रेजी भाषा सोशल डिस्क्रिमिनेशन का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी भाषा सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, यह जो सामाजिक भेदभाव है वह अंग्रेजी भाषा सोशल डिस्क्रिमिनेशन का हिंदी रूपांतरण है। और सामाजिक भेदभाव कहते किसे हैं, विभिन्न रूपों में समाज में उपस्थित होता है। जैसे किसी को जाति के रूप में, ठीक है, लैंगिक भेदभाव, लैंगिक भेदभाव स्त्री पुरुष के रूप में भेदभाव, वर्ण आधारित, वर्ण आधारित का मतलब होता है काले गोरे के रूप में भेदभाव, ठीक है, काले गोरे के रूप में भेदभाव, इसे वर्ण आधारित भेदभाव कहते हैं। तो काले गोरे के रूप में भेदभाव, ऐसे भेदभाव कहलाते हैं सामाजिक भेदभाव। अगर किसी समाज में किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या वर्ण के आधार पर अगर उसके साथ भेदभाव हो रहा है तो उसी को हम सामाजिक भेदभाव कहते हैं। और सामाजिक भेदभाव के क्या कारण हैं, तो सामाजिक भेदभाव के निम्न कारण है, जैसे 3 कारण हमने दिया है। और 3 कारण क्या है, जन्म पर आधारित,
कुछ लोग मानते हैं कि जैसे मान लीजिए जो निम्न जाति के लोग होते हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता दिया, इस धरती पे जो पैदा हुआ वो न तो निम्न जाति का न तो उच्च जाति का है, ठीक है भाई, सब बराबर हैं। लेकिन यह धरती पर आने वाला इंसान क्या करता है, सबको बता देता है, बांट दिया है, ठीक है। इस वजह से तो जन्म के आधार पर भी लोग भेदभाव करते हैं। जैसे कोई पासवान है, मैंने बताया ना, जैसे कोई पासवान है, जैसे मान लीजिए कोई कनौजिया है, ठीक है, जैसे कोई प्रसाद है, तो ऐसे जाति में जो लोग पैदा होते हैं, जो उच्च कास्ट के लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जन्म के आधार पर लोग भेदभाव करते हैं। उनके घर पर जाकर के खाना खाना, ठीक है, चाहे XYZ, चाहे उनके साथ रहना, उठना बैठना, बहुत सारे लोग समाज में पसंद नहीं करते हैं। ऐसे भेदभाव को हम जन्म पर आधारित भेदभाव करते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, समय के साथ साथ यह भेदभाव खत्म हो रहा है। जैसे जैसे इंसान पढ़ रहा है, जैसे जैसे इंसान शिक्षित हो रहा है, शिक्षा को ग्रहण कर रहा है, वैसे वैसे ये जो भेदभाव है समाज में वो समाप्त हो रहा है। दूसरा भेदभाव क्या, पसंद या चुनाव पर आधारित भेदभाव। अब ये क्या है, पसंद के आधार पर भेदभाव होता है। जैसे मान लीजिए समाज में दो लोग हैं, तो दो लोग हैं, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक इंसान गोरा है, चाहे एक इंसान काला है, तो अगर मान लीजिए मुझे गोरा इंसान पसंद है, तो हम काले से क्या करते हैं, नफरत करते हैं। आप एक आंदोलन पढ़े होंगे साउथ अफ्रीका में, जो हम आपको एक लेसन पढ़ाएंगे, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला का, उसमें आपको बताया कि काले और गोरे लोगों के बीच में अपार्थाइड सिस्टम हुआ था, ठीक है। तो उसमें आपको बताया गया था। तो उसमें लोग क्या करते हैं कि पसंद के आधार पर लोग चुनाव करते हैं, और जिस इंसान को जो इंसान पसंद आता है उसके साथ लोग रहते हैं, जो नहीं पसंद आता उसको लोग क्या कर देते हैं, बाइकाट कर देते हैं, उसको लोग भेदभाव रखते हैं। अगला, सोचने के अलग अलग ढंग पे आधारित भेदभाव। अब ये क्या होता है, हर इंसान की मानसिक तर्कणा अलग अलग होती है। जैसे आपकी प्रेजेंट टाइम में आपकी मानसिक शक्ति अलग है, मेरी मानसिक शक्ति अलग है, आपकी सोचने की ताकत अलग है, मेरी सोचने की ताकत अलग है। तो इंसान की सोचने की जो ताकत है उस पर भी लोग भेदभाव करते हैं। जैसे आप खुद ही देखिएगा अपनी फैमिली में, अपने पिताजी को देखिएगा कि पिताजी क्या कहते हैं कि वो रामू का बेटा जो है, मैं किसी का नाम इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि रामू का बेटा जो है तुमसे अच्छा पढ़ता है, तुमसे अच्छा सोचता है। तो ऐसे लोग भी भेदभाव रखते हैं, ठीक है। ऐसे भी लोग क्या करते हैं, समाज में भेदभाव उत्पन्न करते हैं, इसको भेदभाव करते हैं। तो सामाजिक भेदभाव ये है। और अगला क्वेश्चन है एक मानव सूचकांक का। और मानव सूचकांक पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ इंटरटेन कर लीजिए, एक जोक सुन लीजिए। ये समझ में नहीं आता, ये समझ में आता नहीं। लड़कियों की हंसी इतना कंफ्यूज कर देती है, लड़कियों की हंसी इतना कंफ्यूज कर देती है, ससुरा पूरा दिन समझ में नहीं आता कि देख के हंस रही थी कि हंस के देख रही थी। मानव सूचकांक है क्या, इसको कहते हैं HDI। देखिए आ जाता है कभी कभी, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए। मानव सूचकांक क्या है, आ जाता है कभी कभी कि मानव सूचकांक किसे कहते हैं, और ऑप्शन लिख देगा ऐसे। देखिए मानव सूचकांक को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं HDI, ठीक है। एक बैंक है HDFC, एक बैंक है HDFC, उसी से आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। तो मानव सूचकांक HDFC वहां है, तो HDI कर दीजिए, ठीक है। HDI इसका फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कभी कभी आ जाता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDI। भाई HDI का पूरा नाम क्या है, तो HDI का पूरा नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये इसका पूरा नाम है, ये जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाए कि HDI का फुल फॉर्म क्या है। तो HDI का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। और अगर कभी आ जाए ऐसे कि मानव सूचकांक का संक्षिप्त रूप क्या है, संक्षिप्त रूप HDI। अब देखिए मानव, इससे क्वेश्चन आता क्या है कि मानव सूचकांक क्या, इसे नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। मानव सूचकांक क्या है और इसके मूलभूत अवयवों का वर्णन करना है। तो देखिए मानव सूचकांक है क्या, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय या संकेतक का एक सांख्यिकी समग्र सूचकांक ही मानव सूचकांक कहलाता है। मानव सूचकांक क्या है, फिर से समझिए, जीवन के बारे में जानना, शिक्षा के बारे में ग्रहण करना, शिक्षा को ग्रहण करना, एक व्यक्ति की आमदनी के बारे में जानना, और उनकी सांख्यिकी का पढ़े होंगे, मैथ का एक चैप्टर है, एक सारणी वाला सांख्यिकी सारणी टाइप का, ऐसे पूरा पैटर्न बना रहता है। ऐसे एक व्यक्ति सन 1984 में कितना कमाया, 1996 में कितना, ऐसे बना रहता है ना। इस तरीके का सांख्यिकी का एक चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए मानव सूचकांक है क्या कि जीवन प्रत्याशा के बारे में जानना, किसी भी इंसान की जीवन, उसके डेली रूटीन के बारे में जानना, शिक्षा को ग्रहण करना, उसके बाद हर व्यक्ति की आमदनी का एक सांख्यिकी ब्यौरा बताना मानव सूचकांक कहलाता है। और मानव सूचकांक होता क्या है, जिसका उपयोग देशों के
4 स्तरों में क्रमबद्ध किया जाता है। यह हर देश में 4 स्तरों पर किया जाता है। और मानव सूचकांक के मूलभूत अवयव कौन कौन से हैं? तो मानव सूचकांक के मूलभूत अवयव शिक्षा है, दूसरा जीवन प्रत्याशा है और तीसरा आमदनी है। अब इसी के बारे में आपको थोड़ा सा जानना है कि शिक्षा क्या है। तो आप जानते हैं शिक्षा जो है एजुकेशन, जो शिक्षा जो है अंग्रेजी भाषा एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। एजुकेशन शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एडु प्लस केयर शब्द से मिलकर के बना है। ठीक है, तो शिक्षा क्यों जरूरी है मानव सूचकांक के अनुसार? भाई शिक्षा ये कहता है कि यदि इंसान, इस दुनिया में जो भी इंसान है, जो भी बच्चे हैं, अगर वह शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं तो आप जानते हैं एक शायद कोटेशन भी है, शिक्षा वह हथियार है जिसके माध्यम से हम दुनिया को बदल सकते हैं। ठीक है, शिक्षा के ही माध्यम से हम दुनिया को बदल सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो शिक्षा के बारे में ये हो गया। जीवन प्रत्याशा क्या है कि अगर शिक्षा आपको ग्रहण होगा, आप शिक्षा को ग्रहण कर लेंगे तो आप जीवन जीने का तरीका जान जाएंगे। देखिए, इस समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन जो शिक्षित लोग हैं उनके जीवन जीने का तरीका अलग होता है, और जो अशिक्षित लोग होते हैं उनकी जीवन जीने का तरीका अलग होता है। वो कहते हैं ना, शायद एक था कि जो लोग भाई जो सफल होते हैं वो चीजों को अलग से नहीं करते, बल्कि वो चीजों का, जो लोग सफल होते हैं वो अलग तरीके से चीजों को करते हैं, वो चीजों को अलग से नहीं करते। ये एक कोटेशन था कि जो लोग सफल होते हैं वो चीजों को अलग से नहीं करते, बल्कि वो चीजों को ही क्या करते हैं, अलग तरीके से करते हैं, इसीलिए वो सफल होते हैं। तो जीवन प्रत्याशा क्या है? अगर आप शिक्षा ग्रहण करेंगे तो शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आपकी जीवन शैली में सुधार आएगा। आपको उठना बैठना, समाज में बोलना, रहना, खाना पीना, ये सारे ज्ञान प्राप्त होंगे। आमदनी, अगर आप शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आपकी आमदनी भी हाई लेवल पे जाएगा। शिक्षा ग्रहण रहेगा तो आमदनी भी हाई लेवल पे जाएगा। आप ज्यादा पैसा ग्रहण करेंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे, आपके पास आमदनी ज्यादा आएगी। ठीक है, और आपके घर का डेवलपमेंट ज्यादा होगा, विकास ज्यादा होगा। तो ये मानव सूचकांक यही कहता है और इसके मूलभूत यही है। मूलभूत कौन कौन से? कभी कभी आ जाता है कि मानव सूचकांक के मूलभूत अवयव कौन कौन से हैं, और ऑप्शन में दे सकता है कि ऐसे भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा मानव सूचकांक का अवयव नहीं है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए मानव सूचकांक के अवयव 3 हैं, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और आमदनी या आय। ठीक है, ये मानव सूचकांक के मूलभूत अवयव हैं। ठीक है, क्लियर है मानव सूचकांक? क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं और इसके क्या लाभ है? जो अगला क्वेश्चन है लघुत्तरी का, वो ऐसे पूछता है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं और इसके क्या लाभ है। तो देखिए, विदेशी व्यापार होता क्या है, ये आप जानते हैं किसी भी 2 देशों के बीच सामानों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को विदेशी व्यापार कहते हैं। अभी शायद पीछे वाले क्वेश्चन मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझाया था, तो उसी तरीके से विदेशी व्यापार भी, अंतर्राष्ट्रीय माने विदेशी से, 2 देशों के बीच सामानों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विदेशी व्यापार कहते हैं। और इसमें 2 बातें आपको ये समझना है, निर्यातक कौन होता है और आयातक कौन होता है। तो निर्यातक कौन होता है, आप सीधा अभी हम आपको समझा रहे। निर्यातक माने जो सामान भेजता है, और आयातक माने जो सामान मंगाता है। जो सामानों को मंगा रहा है वो आयातक होता है, और जो सामानों को भेजता है वो क्या होता है? वो निर्यातक होता है। तो विदेशी व्यापार किसे कहते हैं, फिर से समझ लीजिए। 2 देशों के बीच सामानों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को हम विदेशी व्यापार कहते हैं, और इसमें जो सामान भेजता है उसे निर्यातक कहते हैं, जो सामान मंगाता है उसे आयातक कहते हैं। और विदेशी व्यापार से बहुत सारे लाभ हैं, जिन कुछ लाभों को हमने आपको यहाँ नोट डाउन किया, 6 पॉइंट दिए हैं। देखिए, पहला लाभ क्या है? विभिन्न वस्तुओं की उपलब्धि होता है। अगर आप एक देश से दूसरे देश का व्यापार कर रहे हैं तो इस दौरान आपको लाभ होगा कि नहीं होगा? जैसे विभिन्न वस्तुओं की प्राप्ति की, जैसे मान लीजिए इस देश में जो उगाया जाता है, हो सकता है कि सऊदी अरब में नहीं उगाया जाता हो, तो यहाँ की वस्तुओं को वहां प्राप्त होता है। हो सकता है सऊदी अरब में कुछ ऐसी चीज है जो हिंदुस्तान में न मिलते हों, तो वहाँ के सामानों को यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो विदेशी व्यापार से हम विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, विभिन्न वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्या है? अतिरिक्त उत्पत्ति से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। अगर हम अपने देश में सामानों को अतिरिक्त उगाते हैं, जैसे अपने देश में चाय उगाते हैं, चाय की कॉफी बना, चाय की पत्ती उगाते हैं, चाय की पत्ती बना करके हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, उसे भेजते हैं, और जब भेजते हैं तो यहाँ से भेजते तो जब ज्यादा हो जाता है तभी तो भेजते हैं। इंसान, जाहिर सी बात है, इंसान किसी को 2 रुपए 4 रुपए देता तब है जब उसके पास ज्यादा है। अगर उस इंसान के पास पैसे है ही नहीं तो किसी को क्यों देगा? तो अगर हिंदुस्तान में कृषि ज्यादा हो रहा है, ठीक है, हिंदुस्तान की खेती ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ से उत्पत्ति अगर हम विदेशों में भेजेंगे तो वहाँ की विदेशी मुद्रा क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे, और विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी तो हमें एक दूसरा लाभ होगा, क्योंकि विदेशी मुद्रा की जब प्राप्ति होती है तो वहाँ का पैसा यहाँ हिंदुस्तान में बढ़ जाता है। जैसे अपने वहाँ का पैसा नेपाल जाएंगे, नेपाल तकरीबन आप जाएंगे तो नेपाल में अपने वहाँ का पैसा बड़ा हो जाता है, ठीक है, यहाँ का 100 रुपए वहाँ 160 रुपए हो जाता है नेपाल में, तो 60 रुपए बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये आप ऐसा करेंगे। उसके बाद क्या करें? आय में वृद्धि।
अगर आप विदेशी व्यापार करते हैं तो आपकी आमदनी जो होगी, इनकम जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी होगा। भाई यहाँ से आप सामानों को विदेश भेज रहे हैं, तो अगर यहाँ सामान आप 10 रुपए में बेचते हैं तो हो सकता है अगर वहां आप 15 रुपए में बेचेंगे तो आपको 5 रुपए का लाभ हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से आमदनी में भी वृद्धि होता है, आमदनी भी बढ़ती है, उत्पादन विधि में सुधार होता है। अगर आप विदेश में सामानों को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, विदेशों में सामान को भेज रहे हैं, तो जब सामान रिजेक्ट होगा तो वहां से वापस भी आ जाएगा। ऐसा नहीं कि सामान रिजेक्ट रहेगा तो भी चला जाएगा, नहीं। तो जब रिजेक्ट होगा तो आप अपनी विधि में क्या करेंगे, सुधार लाएंगे, ताकि हमारा जो सामान है, जो प्रोडक्ट हम भेज रहे हैं वो वापस मुड़ करके न आए। इसके अतिरिक्त संकट में सहायक भी होता है। जैसे आप देखे होंगे अभी हाल ही में शायद 5-6 महीने पहले एक युद्ध हुआ था यूक्रेन और श्रीलंका में। तो जब यूक्रेन और श्रीलंका में हुआ था युद्ध, तो उस दौरान भारत के जो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जो जी हैं, ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी क्या किए हैं, वो संकट में श्रीलंका की आपातकालीन स्थिति में श्रीलंका की मदद की है कि नहीं की है। यहाँ से यहाँ की जो भी सब्जियां हैं वहां ट्रांसपोर्ट किए हैं। तो संकट में क्या होता है, जब एक देश के ऊपर संकट पड़ता है तो दूसरा देश क्या करता है, उसकी मदद करता है, ये भी लाभ होता है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना बनी रहती है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना क्या होता है, जब एक देश से दूसरे देश से आप व्यापार कर रहे हैं तो आपका जो भाईचारा है वो क्या होगा, बना रहेगा, ठीक है। तो ये भाईचारा बना रहता है। अगला, यातायात के साधनों में वृद्धि होता है। अगर आप विदेशी व्यापार करते हैं तो जो भी यातायात के आवागमन के साधन है उसमें बढ़ोतरी होगा। जैसे मान लीजिए नाव की बढ़ोतरी होगा, यहाँ से सामानों को ट्रांसपोर्ट दूसरे 7 समंदर पार जो सामान भेजेंगे, ठीक है, यूएसए भेजेंगे, चाहे ईरान, अफ्रीका, इजराइल कहीं भेजेंगे, तो यहाँ पे साधनों की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो विदेशी व्यापार से ये लाभ है, ठीक है। और क्वेश्चन आने ही आने हैं कि विदेशी व्यापार किसे कहते हैं और इसके क्या लाभ है। इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर अभी इसके बाद जो अगला पार्ट हमारा आएगा वो आएगा दीर्घोत्तरी का, ठीक है। तो आगे का चैनल आगे का जो भी क्लास है उसे देखने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहें।